So hello everyone, I'm Ashish Verma. So you can see what's written on this panel. Nothing is impossible, the word itself says I am possible. So I'm talking about this. So you can see here, how to get 80 out of 80 in English paper, right? So कल जब पेपर होने वाला है आपका इंग्लिश का, तो अब टाइम आ गया अपने पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का, जो पूरे साल आपने मुझसे पढ़ा. So now let's talk about what are the ethics that we need to follow during examination time and how to get 80 out of 80, how to get 100% marks in English paper. Okay, so कुछ ethics हैं जो जिनको हमें बहुत ही माइन्यूटली ध्यान देना है और उन ethics को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. So let's see क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं वो. यहाँ पे हम बात करेंगे जो सबसे पहला पॉइंट होता है इंग्लिश के पेपर में, जो कि एक लैंग्वेज का पेपर है. तो लैंग्वेज का पेपर आपका काफ़ी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसके अपीयरेंस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है. करते हैं अपीयरेंस के बेसिस पे. अपीयरेंस में हमें क्या चीज़ें ध्यान देनी है. अभी जो बोर्ड का पेपर, बोर्ड की जो कॉपीज़ आ रही हैं क्लास 12th की, उसमें आपने देखा होगा कि जैसे ये मान लीजिए आपकी कॉपी का फेस है, तो यहाँ पे बुलेटिन के लिए तो लाइनिंग कर रखा है, लेकिन साइड बाय साइड जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे ये लाइनिंग आपको नहीं मिलेगी. तो उस लाइनिंग को आप जो 15 मिनट का टाइम ड्यूरेशन मिल रहा है आपको कॉपी को फिल करने के लिए, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं स्केलिंग करने के लिए. तो हर एक पेज पे आप स्केलिंग कर लेंगे राइट हैंड साइड में, ताकि आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल अलाइन दिखे और अच्छा दिखे. राइट, तो ये हो गया एक बात आपकी लाइनिंग की. दूसरी हम बातें करते हैं बुलेटिन की. एक होती है, एक तो हो गई लाइनिंग की बातें, लाइनिंग हमने कर लिया अच्छे से. उसके बाद बुलेटिन हमने अच्छे से करनी है. बुलेटिन क्या है, जो क्वेश्चन नंबर्स हम मेंशन करते हैं वो पूरा प्रॉपर वे में होना चाहिए, उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो. अगर कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा तो एग्जामिनर बिल्कुल कन्फ्यूज़ होगा और फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी इवेल्युएटर जब कन्फ्यूज़ होगा. तो जैसे मान लो आपका ये कॉपी का इंटरफेस है, ये लाइनिंग से, ठीक है. अब करना हमें ये है, जैसे मान लो आप सेक्शन ए पहले स्टार्ट कर रहे हो. सेक्शन ए स्टार्ट करना मेरे हिसाब से सही भी रहता है, क्योंकि जो आपको 15 मिनट का टाइम ड्यूरेशन मिल रहा है पेपर रीड करने का, उस 15 मिनट को आप यूटिलाइज कर सकते हैं सेक्शन ए के लिए. उन 15 मिनट में आप सारा का सारा पैरा पढ़ जाते हो, जो पैसेज होता है वो पढ़ जाते हो, और उसके बाद वो जो कंटेंट आपके दिमाग में घूम रहा होता है, अगर तुरंत आप क्वेश्चन टैकल करते हो तो उसके आंसर्स आप कर सकते हो. ठीक है, तो ये बेहतर होता है. बाकी आपने जिस हिसाब से प्रैक्टिस की हो आप उसी तरीके से जाना, मैं इसके लिए बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा ना. जैसे मानो आपने सेक्शन ए स्टार्ट करा, तो सेक्शन ए आप मेंशन करेंगे सेक्शन ए इसमें इस तरीके से. ठीक है, आपने सेक्शन ए मेंशन कर दिया. उसके बाद क्वेश्चन जब स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने यहाँ पे मेंशन किया. क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके. तो आपने यहाँ पे फर्स्ट डाला. फर्स्ट डालने के बाद इसका मान लो ऑप्शन ए सही है, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया ए, और साथ ही साथ उसके आंसर्स को भी हमने यहाँ पे लिख देना है. राइट, ओके. अब एक बात आती है स्प्लिट करने की. प्रॉपर हमें क्वेश्चन को स्प्लिट भी करना जरूरी होता है, ताकि वो बिल्कुल फ्रैक्शन होकर दिखे. राइट, एक ही में पूरा मिक्स हुआ दिखेगा तो वो बिल्कुल अपीयरेंस उसका सही नहीं होगा. तो इस वजह से हमें करना क्या है, हमने फर्स्ट डाल दिया, फर्स्ट के बाद एक लाइन स्किप करेंगे, फिर सेकंड आप क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन करेंगे. मान लीजिए सेकंड का सी ऑप्शन सही है, तो सी हमने मेंशन किया, उसका आंसर भी हमने राइट कर दिया. तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है कॉपी को अच्छे से मेंटेन करने का. राइट, तो ये बात हो गई अपीयरेंस की. अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. हम बात करते हैं स्पेशली सेक्शन बी की. सेक्शन बी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका फॉर्मेट. मैंने क्लास में भी ये काफ़ी अच्छे से बताया है कि आपका फॉर्मेट अगर सही रहता है तो जो इवैल्यूएटर होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा आपकी कॉपी का. राइट, कभी कभार होता ही हो कि कंटेंट हमने बहुत ही अच्छा लिखा होता है और फॉर्मेट हमारा गलत हो जाता है. फॉर्मेट हालांकि कैरी करता है केवल 1 मार्क. राइट, लेकिन ये 1 मार्क आपके बाकी के बचे हुए सारे मार्क्स पे इम्पैक्ट डालता है. राइट, तो इस वजह से हमें फॉर्मेट जो भी है आपका इनविटेशन का, नोटिस का, लेटर का, ये सारे फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए जो आप अटेंड करने जा रहे हो. मैंने आपको बोला है कि ऑप्शंस आपको उसमें मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से आप देख लेंगे कि कौन सा
आपके लिए सही होगा, इनविटेशन आप करेंगे या रिप्लाई करेंगे, रिपोर्ट करेंगे या फिर आप आर्टिकल करेंगे, इस तरीके से आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फॉर्मेट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फॉर्मेट में बिल्कुल गड़बड़ी होती है तो उसका इम्पैक्ट बुरा पड़ेगा। तो ये होती है बात आपके अपीयरेंस की, ये भी बात हो जाती है एक तरीके से। हाँ, फॉर्मेट की जब हम बात कर ही रहे हैं तो सबसे बड़ा डाउट इस समय एक जनरेट हो रहा है इनविटेशन में। इनविटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जो जैसा कि आपने सेकंड प्री बोर्ड में एक क्वेश्चन फेस किया होगा। मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ यहाँ से, कुछ पीडीएफ मैंने आपके ग्रुप में भी डाला हुआ है, उसको ज़रूर देखें। ऑर्थम रिसोर्सेज से मैंने 15 ईयर्स का सैम्पल पेपर आपके ग्रुप में भेजा हुआ है, तो उन सारे क्वेश्चंस को आप ज़रूर देख लें, एक बार गो थ्रू हो लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चांसेस हैं कि इनमें से क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आए। ओके, तो हम बात कर रहे थे सेक्शन बी की, सेक्शन बी में इनविटेशन की। ओके, सो लेट्स सी हियर, हमें किस तरीके से क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका रहता है इनविटेशन और रिप्लाई का, ठीक है। अब बात हम इनविटेशन की कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। रोहित हैड गॉट सक्सेस इन CBSE PMT, राइट? ही वांट्स टू सेलिब्रेट हिज एडमिशन टू शिवाजी मेडिकल कॉलेज नागपुर बाय थ्रोइंग अ पार्टी टू हिज फ्रेंड्स। राइट एंड इनफॉर्मल इनविटेशन, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे मेंशन करेगा, वो भी लास्ट की फ्यू लाइंस में, कि हमने करना क्या है, हमने कौन सा कार्ड फॉर्मेट यूज़ करना है, लेटर फॉर्मेट यूज़ करना है, फॉर्मल फॉर्मेट रहेगा, इनफॉर्मल रहेगा, वो सारा का सारा बिल्कुल क्लियर आपको लास्ट वाली लाइन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, राइट एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन, ओके, जिसमें हम वेन्यू, डेट और टाइम को भी मेंशन करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये रहा आपका एक एग्जाम्पल आप इनविटेशन का, और आगे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जरा। आगे के एग्जाम्पल्स में आप क्वेश्चन नंबर 4 फिर से यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से उसका आंसर लिखा हुआ है। फर्स्ट पेपर का इस पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो सॉल्यूशन को भी हम देखते चलेंगे। वेट, ओके, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। सो नाउ लेट्स सी, आगे हम देखते हैं। हाँ, या हम आंसर देख रहे थे जो आपका इन्विटेशन का था। सो फॉर्मेट बिल्कुल आपका क्लियर है, सेंटर से एड्रेस मेंशन है 33/427 प्रिया बिहार न्यू दिल्ली। उसके बाद डेट रहेगा, डेट के बाद आपका सैल्यूटेशन रहेगा, डियर वरुण। उसके बाद फिर आपका कंटेंट पार्ट आएगा। कंटेंट पार्ट किस तरीके से है, यू विल बी सरप्राइज एंड ग्लैड टू नो दैट आई हैव सिक्योर्ड 80th रैंक इन द CBSE PMT competition. I have got admission in the prestigious institution Shivaji College Nagpur, and this is like my dream come true. Okay, I am so thankful for my well-wishers. I want to share this happy moment of my life in the company of my old men at dinner. You are cordially invited to Kanishk at 9 PM on 8th April 2019. Okay, please join the celebration. Yours truly रोहित। तो बिल्कुल आप सिंपल देख सकते हैं कि किस तरीके से एक लेटर फॉर्मेट में इस इनविटेशन को मेंशन किया गया है। तो इनफॉर्मल जो फॉर्मेट होता है वो लेटर का फॉर्मेट होता है, जो जिसमें हम फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और सीधा था। आगे बढ़ते हैं, अगले सैम्पल पेपर में अगर चेक करें हम क्वेश्चन नंबर 4 को, सो हियर इट इज, वेट, section C, section D. Yeah, here it is. Question number 4. Let's talk about the invitation question. और करके जो दिया हुआ है, on 15th April your school is going to hold its annual sports day. You want Mr. Dhanraj Pillai, a noted hockey player, to give away prizes to the budding sports person of the school. Right? Write a invitation. Write a formal invitation. You can see here. It is clearly mentioned here in this question. Write a formal invitation. So what do we have to write? A formal invitation in about 50 words requesting him. Who is him here? Dhanraj Pillai, the chief guest of that program, right? To grace the occasion. You are
Karunakaran, Sports Secretary, Sunrise Global Public School. Okay, so this is the question in which we have to write an invitation into the letter format to Dhanraj Pillai for being the chief guest of this program, this annual sports day, right? Okay, so it is very clear. So हम क्या देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हर एक क्वेश्चन में आपको लास्ट लाइन में बिल्कुल मेंशन कर दिया जा रहा है कि क्या हमने करना है, फॉर्मल लिखना है, इनफॉर्मल लिखना है, कार्ड फॉर्मेट लिखना है, लेटर फॉर्मेट लिखना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इस लेटर और कार्ड फॉर्मेट के चक्कर में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, जो कि सेकेंड पीरियड बोर्ड में आपका एक क्वेश्चन आया था जिसमें कुछ प्रोग्राम के ऊपर लिखा गया था मिस्टर XYZ, जो भी नाम रखा हो, consented to be the chief guest, consented to be the chief guest of, जो भी मान लो कोई प्रोग्राम आपका रहा स्पोर्ट्स मीट, right, considered to be the chief guest of sports meet 2025। और लास्ट में एक लाइन था जिसमें लिखा हुआ था draw a card format, ये लाइन इसमें लिख रहा है कि हमें कार्ड फॉर्मेट का इनविटेशन एक ड्रॉ करना है जिसमें हमने इनवाइट करना है पेरेंट्स को। अब जब पेरेंट्स को इनवाइट करना है तो हमने कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है, कार्ड फॉर्मेट। बिल्कुल यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इस बात का हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे अब चीफ गेस्ट दे दिया तो ये इसका मतलब ये नहीं कि लेटर फॉर्मेट होगा, ये ऑलरेडी इन्वाइटेड है चीफ गेस्ट, वो जो इन्वाइटेड चीफ गेस्ट हैं वो ऑलरेडी उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि वो चीफ गेस्ट बनेंगे इस प्रोग्राम के लिए। उनको हमने इनवाइट नहीं करना है, हमने पेरेंट्स को इनवाइट करना है। और हमें पेरेंट्स को जब इनवाइट करना है तो सिंपल सा हमने कार्ड फॉर्मेट में एक इनविटेशन ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना कि तुम्हें लेटर फॉर्मेट यूज़ करना है, राइट? ठीक है, तो ये कुछ डाउट थे इन्विटेशन को लेके जिनसे हमें बिल्कुल सावधान रहने की ज़रूरत है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ अलग मुद्दों पे। चलो अब मैं बताऊं कि ये जो मैंने सैम्पल पेपर आपको सेंड किया है ऑर्थम ग्रुप का 15 इयर्स का, इसमें जितने भी आपके MCQs हैं, जैसे कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं पोइट्री के और प्रोज के, उसको एक बार ज़रूर आप गो थ्रू हो लीजिए इससे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक गेस्ट पेपर की तरह काम करेगा आपके लिए। इसके अलावा मैंने आपको केंद्रीय विद्यालय का भी एक सैम्पल पेपर भेजा हुआ है PDF बना के आपके ग्रुप में, उसको भी देखना ना भूलें। उसके भी सारे के सारे MCQs आप चेकआउट कर लें ज़रूर, क्योंकि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। ओके, सो बी अलाउड अबाउट दैट एंड go through with all these questions from these sample papers which I have sent into your class group. Let's see the next points. Let's talk about the MCQs जो कि आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड होंगे। खासतौर से ध्यान देने की ज़रूरत उसमें ये है कि जो भी एक्सट्रैक्ट आपको गिवन रहता है और उसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछता है, उन क्वेश्चंस का सीधा से सीधा लेना देना केवल और केवल एक्सट्रैक्ट से होता है। पूरी स्टोरी के पीछे मत घूमने लग जाना, राइट? अगर पूरी स्टोरी के पीछे घूमने लग जाएंगे तो आंसर कुछ डिफरेंट हो जाएगा, आंसर वैरी कर जाएंगे। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो केवल एक्सट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड करेगा, राइट? तो उस एक्सट्रैक्ट का थीम, उस एक्सट्रैक्ट का पूरा समरी आप कंक्लूड कर लेना, उसके हिसाब से ही आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सट्रैक्ट के ऊपर। अब हम बात करते हैं लॉन्ग एसे टाइप क्वेश्चंस। ये रहा लॉन्ग एसे टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग एसे टाइप क्वेश्चन के कई तरीके हो सकते हैं। आपको डायरी के फॉर्म में पूछ सकता है, राइट? डायरी के फॉर्म में पूछ सकता है और आर्टिकल के फॉर्म में पूछ सकता है, आर्टिकल लिखने के लिए बोल सकता है, या फिर लेटर लिखने के लिए बोल सकता है, राइट?
या फिर किसी फ्रेज को दे दे, उसको एलेबोरेट करने के लिए बोल दे, एलेबोरेशन भी क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। आपके एनालिटिकल व्यू को चेक किया जाता है कि किस तरीके से आपका ऑब्जर्वेशन पावर है, एनालाइजेशन कैसा है, उसको चेक किया जाता है इन क्वेश्चंस के थ्रू, राइट। तो इस वजह से हमने इन सारी चीज़ों पे फोकस करना है। और कभी कभी क्या ऑलमोस्ट इस टाइम का ट्रेंड है कि 2-3 चैप्टर से मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो थे हमने प्रैक्टिस भी किए थे क्लास में। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 12 हम देख सकते हैं, द डिफरेंट पोर्ट्रेयल ऑफ मैन इन अ टेक्स्ट रैट ट्रैप एंड आंट जेनिफर्स टाइगर्स offers insight into the tendency of men to change or remain rosette, right? You have been asked to address your peers and share. So basically देख रहे हैं इसमें 2 चैप्टर्स, द रैट ट्रैप एंड आंट जेनिफर टाइगर्स। कहीं ना कहीं उनका जो थीम है कहीं ना कहीं से लिंक कर रहा है, इस वजह से ये क्वेश्चन बन पा रहा है। और इस क्वेश्चन को बनने का जो एक मेन रीज़न है वो ये है कि आप किस तरीके से दोनों चैप्टर को लिंक कर पा रहे हो, राइट। ये ऑब्जर्वेशन पावर आपकी चेक की जा रही है इस क्वेश्चन के थ्रू। तो किसी क्वेश्चन में आपको दे देगा कि इस तरीके से हमने स्टार्ट करना है, यू मे बिगिन दिस वे, राइट। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेना है आर्टिकल फॉर्म में, ओके। किसी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम चैप्टर का रेफरेंस देके, राइटर का रेफरेंस देके हम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट, ओके। ये तो रही कुछ बातें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कुछ और भी मेजर चीज़ें हैं जो ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें आपको ध्यान देना है कि ये एक आर्टिकल के फॉर्म में होता है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो कम से कम मिनिमम आपको 3 पैराग्राफ्स में स्प्लिट करने की ज़रूरत है आपके आंसर को। ये बात मैंने क्लास में भी बहुत बार बताई है, तो इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बिल्कुल इसको अप्लाई करना है। तो 3 पार्ट में इसको ब्रेक करें, एक ही पैराग्राफ पकड़ के लिखना शुरू नहीं करेंगे, उस पैराग्राफ को स्प्लिट करेंगे इंट्रोडक्शन, मिडिल पार्ट और कंक्लूजन के फॉर्म में। और ध्यान रहे इंट्रोडक्शन के बाद मिडिल पार्ट आता है, मिडिल पार्ट में हम रेफरेंसेस डालते हैं, चैप्टर के रेफरेंसेस लेके हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ लास्ट में जब हम कंक्लूड करते हैं तो उसमें हमने अपने ऑब्जर्वेशन को लिखना होता है, अपने आइडियाज़ को मेंशन करने होते हैं, सजेशंस को देने होते हैं, राइट। सोल्यूशन की हम बात करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस की हम बात करते हैं, राइट। तो ये होता है कंक्लूजन का पार्ट। तो इस तरीके से 3 पैराग्राफ में इसको स्प्लिट करेंगे और आंसर को इफेक्टिव बनाएंगे, ओके। सो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जिनको हमें ध्यान में रखना है। और एक चीज़ और दिमाग में आ रहा है मुझे कि वर्ड लिमिट और टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इंग्लिश के पेपर के लिए, क्योंकि इंग्लिश का पेपर आपका लेंदी तो होता है, आप बिल्कुल 3 घंटे 3.25 घंटे बैठने वाले बिल्कुल नहीं हो, ओके। तो इस वजह से हर एक मिनट को हम बिल्कुल यूटिलाइज करें। और यूटिलाइज कैसे करेंगे, टाइम स्प्लिट कर लेंगे आप। और साथ ही साथ जब हम वर्ड लिमिट की हम बात करते हैं तो वर्ड लिमिट में हम वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करेंगे, राइट। एक्सीड करने की कोशिश ना करेंगे। ज़्यादा लिखने से बहुत ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे आपको, ज़्यादा लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे। आप वर्ड लिमिट को कंप्लीट करो, उससे ज़्यादा लिखोगे तो आपका टाइम किल होगा, बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम कम बचेगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। हाँ, कम भी नहीं लिखना है, क्योंकि एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हो कि अगर आपने लॉन्ग आंसर टाइप उठाया और जिसका वर्ड लिमिट होता है 120 to 150, ओके, तो 150 से आप 2-4 वर्ड एक्सीड कर दो चलेगा, राइट। लेकिन कम लिख दोगे तो दिखेगा बिल्कुल कि बच्चे ने कम लिखा है। कम लिखने का मतलब क्या है कि बच्चे के पास कंटेंट नहीं है, शायद बच्चे ने ज़्यादा ध्यान से पढ़ा नहीं है, शायद इसका ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा नहीं है, एनालाइज अच्छे से नहीं कर पा रहा है क्वेश्चन को, इस वजह से इसने कंटेंट कम डाला है। ये एक नेगेटिव पॉइंट क्रिएट होता है, ठीक है। तो एक एवरेज हमें लेके चलना है कि वर्ड लिमिट को बहुत एक्सीड नहीं करना है, लेकिन कम तो करना ही नहीं है, ये भी बात ध्यान देना, कम बिल्कुल नहीं करना है। एक छोटा मोटा पॉइंट है, जैसे सेक्शन बी में हम देख के चल रहे हैं, सेक्शन बी में राइटिंग पोर्शन में आपके जो शॉर्ट राइटिंग स्किल है, शॉर्ट राइटिंग स्किल को हम बॉक्स में डालेंगे, जिसमें हम जब रिप्लाई की हम बात करते हैं, रिप्लाई में बड़ा एक कन्फ्यूज़न रह रहा है कि किस तरीके से हमने रिप्लाई को लेके चलना है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल इनफॉर्मल रिप्लाई को बिल्कुल माइंड में सेट कर लो कि फॉर्मल इनफॉर्मल का जो लेटर होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल जो लेटर होता है, उसी के फॉर्मेट को हम यूज़ करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाई के लिए, ठीक है। जैसे मान लो फॉर्मल रिप्लाई करने के लिए अगर आ जाता है फॉर्मल रिप्लाई, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। फॉर्मल रिप्लाई हम सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर कंटेंट, फिर सिग्नेचर, सब्सक्रिप्शन एंड देन सिग्नेचर एंड देन सिग्नेचर। इस तरीके से ये आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हो जाता है, जिसको हम फॉलो करेंगे फॉर्मल रिप्लाई में। इनफॉर्मल के लिए सेम आपका इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट यूज़ कर लेंगे, जो कि बिल्कुल वेल नोन है, जिसमें हम रिसीवर्स और सब्जेक्ट को स्किप कर देते हैं, ठीक है। सैल्यूटेशन रहता है, बाकी सारी चीज़ें रहती हैं। ये हो जाता है आपका इनफॉर्मल रिप्लाई का फॉर्मेट। इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर रहना। तो ये तो थी सारी बातें जिसको हमने माइंड में रखना है। तो कल आपका दिन बढ़िया हो, आप एग्ज़ाम अच्छे से दो, सही टाइम पे आप बिल्कुल पहुंच जाओ, ताकि बिल्कुल काम माइंडेड आप बैठ सको एग्जामिनेशन हॉल में और फोकस कर सको आपके अपने आंसर्स पे, राइट। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एंड आई होप कि आप अच्छा करेंगे और अच्छा रिजल्ट भी आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि 95 पाने वाले बहुत सारे बच्चे हों, ठीक है, बिकॉज मैंने किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ी है पढ़ाने में, और मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट भी मेरा बिल्कुल उसी तरीके से आए। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।